हाय दोस्तों, स्टडी विद आशु में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार के विषय में बताएंगे कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी हमने प्रस्तावना लिख ली कि कहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं और कौन कौन से संशोधन किए गए हैं मूल अधिकार के संबंध में। इस विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, 12 क्या कहता है, सब आर्टिकल के विषय में बताएंगे। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में जितने भी आर्टिकल हैं सब बताएंगे। सबसे पहले मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3, मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ये किस देश से लिए गए हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें वहाँ के बिल ऑफ राइट्स से ही जाना जाता है। जो मूल अधिकार अमेरिका में हैं उनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के संविधान से ही हमारे मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, और 12 से 35 तक आर्टिकल में मूल अधिकारों का हमारा वर्णन किया गया है। और लेकिन भाग 3 जिसे भाग 2 है, भाग 1 है, ठीक, इस तरीके से भाग संविधान में है, उनके विषय में हम कल बताएंगे। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखना है, ठीक, तथा राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध ऐसे कानूनों का प्रावधान किया गया है जो जनता के हित के लिए बनाए गए हों। ठीक, कि मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना है। राज्य के द्वारा अगर कोई कठोर कानून जनता के लिए बनाया जाता है तो उन नियमों के विरुद्ध हमारे मूल अधिकार सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का निर्माण किया, ठीक, जिसको परामर्शदात्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी मूल अधिकार की प्रस्तावना के विषय में बता रहे कि मूल अधिकार किस तरीके से बने। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और मूल अधिकारों का तात्पर्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य द्वारा ऐसे नियमों को बनाया गया है जो जनता के हित को सुचारू रूप से जनता के हित के विरुद्ध हों। ठीक, तो उन नियमों को खंडित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि जनता के प्रति जो सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं या जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके विरुद्ध जनता के हित को प्रस्तुत करना। ठीक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का निर्माण किया जिसे परामर्शदात्री के नाम से जाना जाता है, तथा इनके सहयोगी थे जेपी कृपलानी और CH मुखर्जी, जिन्होंने एक उप समिति बनाई थी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंध में। और इन्होंने जेपी कृपलानी तथा CH मुखर्जी ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी और उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसे उप समिति कहते हैं। ठीक, उप समिति और समिति मिलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में यह व्यवस्था की गई। ठीक, और दोनों समितियां और मतलब कि एक उप समिति के आधार पर ही मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई थी जिसे परामर्शदात्री समिति के नाम से जाना जाता है। और CH मुखर्जी और जेपी कृपलानी ने एक उप समिति बनाई थी, उसी के आधार पर ही मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। ठीक,
अब भाग 3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाग 3 को संविधान के किस नाम से जाना जाता है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था? ठीक, कि मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को सब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? जैसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन, जिनका नाम था जॉन, उनके द्वारा 15 जून 1215 में को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था। इसको मैग्ना कार्टा नाम से क्यों जाना जाता है? तो इंग्लैंड के राजा जॉन ने 12 जून 1215 में, यहाँ पे लिख देते हैं, इंग्लैंड के राजा जॉन 12 जून को 1215 में एक लिखित घोषणा पत्र जारी किया, एक राइट घोषणा पत्र जारी किया। ठीक, जारी किया था, जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने 12 जून 1215 में एक लिखित घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में इंग्लैंड की जनता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो इसको इंग्लैंड में राजा जॉन ने 1215 में लिखित एक दस्तावेज जारी किया और इंग्लैंड के इन जनता के जो अधिकार थे उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, उसी के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अधिकार वर्णित हैं उनकी तुलना इन मौलिक अधिकारों से की गई है। क्योंकि इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तभी भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार भारतीयों के लिए बनाए गए हैं उनको भी भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इनको भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, इसके आगे यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो तुम बता चुके हैं। ये जो मूल अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, और प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में वर्णित है, ठीक, उसको हटाकर अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, सबसे पहले हमारे मूल अधिकार 7 प्रकार के थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 31 में जो था उसको हटाकर आर्टिकल 300 काम में रख दिया गया है। अब यह मूल अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक, अब मूल अधिकारों की मांग कैसे हुई और मूल अधिकारों को किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? ठीक, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और वहाँ कांग्रेस के द्वारा ही मूल अधिकारों की मांग की गई। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो कराची के अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार पटेल ने की थी, इन्होंने ही मूल अधिकारों की मांग की थी वहाँ पे। ठीक, अब मूल अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में संरक्षित हैं और किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में संरक्षित हैं? ठीक, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक, 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक, और 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया है मूल अधिकार के संबंध में। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत समस्त संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। ठीक, एक बार दोबारा फिर हम भारतीय संविधान
भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में लिए गए हैं। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो आर्टिकल 31 में था उसको हटाकर आर्टिकल 300 में रख दिया गया और एक कानूनी अधिकार बन गया। ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति और जेपी कृपलानी और सी.एच. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का निर्माण हुआ। उप समिति इन दोनों लोगों ने बनाई थी और समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको परामर्शदात्री के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के आधार भी मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक। और कराची अधिवेशन कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में जो हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक। और उन्हीं ने ही कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक। और हाई कोर्ट में 226 के तहत हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक। आर्टिकल 2 to 6 के अंतर्गत हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ठीक। इसके आगे अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है कि मूल अधिकार 14, 12, 13 और 17 इस सब को बताएंगे। इसकी प्रस्तावना तो पूरी हो गई। ठीक। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। और 1215 में 12 जून इंग्लैंड में राजा जॉन के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक। अब अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 क्या कहता है। ठीक। आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है। सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या कहता है। कहता है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा। ठीक। आर्टिकल 12 हमें ये बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार के आधार पर राज्य किसे कहते हैं। ठीक। आर्टिकल 12 के अंतर्गत 12 बताता है कि मूल अधिकार के आधार पर हमारे राज्यों की परिभाषा क्या है। और आर्टिकल 13 इसको पूछा जाता है बहुत बार, इसको वीआईपी कर लीजिए। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 के अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया हो और जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वह विधि या वह कानून स्वतः ही अपने आप नष्ट या समाप्त हो जाएगा। ठीक। 13 के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रावधान बनाया गया हो संसद द्वारा बनाया गया हो जो हमारे मौलिक अधिकारों के कोई भी ऐसा प्रावधान या कानून संसद द्वारा बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा हो, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो
कर रहा हो वह स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ठीक। आर्टिकल 12 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई। ठीक। और आर्टिकल 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके आगे आर्टिकल 13, कोई भी ऐसा कानून या विधि जो संसद द्वारा बनाई गई हो और उसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो तो वह विधि स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 13 के अंतर्गत। ठीक। ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक। और आर्टिकल 13 के अंतर्गत है कोई भी प्रावधान या विधि संसद द्वारा बनाई गई है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है वह स्वतः ही अपने आप आर्टिकल 13 के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त माना जाएगा। ठीक। अब आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 क्या। ठीक। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। विधि माने कानून, समक्ष में दूसरे के समक्ष, समानता माने समान। ऐसा कानून बनाया गया हो या कानून हो जो सभी लोगों के लिए एक समान लागू होता है उसे विधि के समक्ष समानता कहते हैं। ठीक। इसका अर्थ होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान बनाएगा और एक समान कानून लागू करेगा। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और लागू करेगा। ठीक। इसका मतलब है आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। कोई भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और कोई भी कानून बनाया गया है जो हिंदू लोगों के लिए अलग है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग है और ईसाई लोगों के लिए अलग है प्रावधान है। ये आर्टिकल उसका खंडन कर रहा है, कह रहा है कि कोई भी ऐसा कानून जो बनाया गया हो वह समस्त जनता पर और समस्त राज्य की जनसंख्या, देश की जनसंख्या है उस पर लागू होगा। ठीक। ऐसा नहीं कि कानून के समक्ष उस पर भेदभाव किया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है। ठीक। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल, कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, ठीक, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और जन्म के आधार पर धर्म, नस्ल, जाति, जन्म और स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक। आर्टिकल 15 बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी जात से या कहीं भी जन्म भारत में लिया है, चाहे वो गोवा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बनारस हो,
कोई भी स्टेट या कहीं कोई भी राज्य, कोई भी ऐसा शहर जहाँ कोई भी व्यक्ति भारत का अगर है, उसने जन्म लिया है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं समझा जाएगा। ठीक, आर्टिकल 15 के अंतर्गत। और धर्म, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, सिख है, कोई भी अगर धर्म का है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी हिंदू है तो वह मंदिर में जा रहा है, ठीक, तो उसे तो छूट है। अगर वह मस्जिद में जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई भी मुस्लिम है मंदिर में जा रहा है तो उसको भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर और नस्ल का और जाति के आधार पर और जन्म के आधार पर, जाति के लिए चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, तो उसे भी एक समान माना जाएगा। जो अधिकार ओबीसी को मिले हैं, एससी को मिले हैं, वो वही अधिकार अन्य कास्ट के लोगों को भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक, धर्म के आधार पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, वह इन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बाध्य है। ठीक, जन्म, चाहे वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो और चाहे वो यूपी में पैदा हुआ, चाहे वो गुजरात में पैदा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है तो किसी भी राज्य में अगर जन्मा है तो उसको जन्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर कहेंगे कि अगर आप यूपी के नहीं हैं, आप यूपी में क्यों आए हैं, तो इसको भी समानता प्रदान की गई। ठीक, और स्थान, इसको एक समान है। ठीक, भेदभाव का निषेध, मतलब कि भेदभाव का निषेध मैंने मना करना। ठीक, कह रहा है कि आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर और स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है तो किसी भी राज्य में जाए और किसी मंदिर में जाए और कहीं भी रहे, उसे कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक, न माना जाएगा। अब आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में समानता। ठीक, लोक नियोजन के विषय में समानता। आर्टिकल 16 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है और वह अगर सरकारी वैकेंसी आ रही है, अगर उसमें भेदभाव किया जा रहा है तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत वह कोर्ट में जा सकता है। कहा जाता है कि लोक नियोजन किसी भी ऐसे पद पर जो राज्य द्वारा सर्जित किए गए हैं तो उनमें समस्त व्यक्ति एक समान अधिकार रखते हैं। ठीक, जैसे अगर यूपी की वैकेंसी है, कहा गया लड़कियों को नहीं नियुक्त किया जाएगा। ठीक, और कहा जैसे टीचर की वैकेंसी है तो उसमें निकाले नोटिफिकेशन, कहा जाएगा कि लड़कों को नहीं माना जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, या हाई कोर्ट में। ठीक, हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि लोक नियोजन किसी भी ऐसे पद पर जो राज्य द्वारा सृजित किए गए हैं तो उनमें भेदभाव नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 के अंतर्गत। ठीक, और ना ही किसी जाति के आधार पर। ठीक, जाति के आधार पर। अब 12 राज्य की परिभाषा 13 है। कोई भी विधि ऐसी है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वह प्रावधान आर्टिकल 13 के अंतर्गत स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा कानून बनाएगा कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा और सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होगा। ठीक, किसी में भेदभाव नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति में धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में समानता। कोई भी अगर सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें भेदभाव नहीं माना जाएगा, न किया जाएगा। ठीक, ये सब बताया। अब 17 के अंतर्गत जो बहुत बार पूछा गया है, मान लीजिए कि हर साल किसी न किसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 13 को 17 क्या कहता है। इसको तो इतनी बार पूछा गया है कि मानो कि ये फेवरेट हो गया किसी यूपी ट्रिपल सी का या टीचर का या फिर
एसएससी का हर पेपर में इसको पूछा जाता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है, ठीक, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। का अंत, ठीक। आर्टिकल 17 कह रहा है किसी भी व्यक्ति को उसकी जात या छुआछूत या जाति के आधार पर, इसको कहते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत। छुआछूत मानिए आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वह निम्न जाति का है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह निम्न जाति का है, अगर उसके मोहल्ले में कोई सरकारी हैंडपंप है और कुछ लोग उच्च कुल या उच्च वर्ग के रहते हैं, ठीक, तो वह पानी भरने गए जाता है तो उच्च वर्ग के लोग उसको मना कर देते हैं, क्योंकि तुम निम्न, कहते हैं कि तुम निम्न वर्ग के हो, तुम इसको नहीं चला सकते या ना छू सकते हो, पानी वहाँ से भरो। वह मतलब कि सरकारी हैंडपंप से भरने नहीं दे रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि तुम दूर जाके पानी कहीं से लाओ, तो इसे कहते हैं टच अस्पृश्यता या छुआछूत, ठीक, क्योंकि वो जानते हैं कि ये निम्न वर्ग का है, अगर इसको हैंडपंप को छू लेगा तो वो अछूत हो जाएगा, ठीक। ऐसे सामाजिक कार्यों में साफ रूप से हम कह रहे हैं कि ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो लोगों के द्वारा सर्जित किए जाते हैं, और समाज में ही कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो निम्न वर्ग को तुच्छ मानते हैं, और उनके द्वारा ही वह कार्य ना कराना, कि जो निम्न वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के लोग सोचते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा यह कार्य संपन्न अगर कराएंगे तो वह अछूत माना जाएगा, ठीक, यह अपराध होगा। आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये सब मना करता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति ना उच्च वर्ग का है ना निम्न वर्ग का है, सब एक समान है, कोई भी किसी भी धर्म में जाकर कार्य कर सकता है और वहाँ के कार्यों में सहयोग कर सकता है, ठीक, उसमें कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो हाई कोर्ट के अंतर्गत 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 32 के अंतर्गत उसे जाना पड़ेगा न्यायालय में। आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ठीक, 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक। उपाधियों का अंत मतलब जैसे पहले लोगों को अनेक प्रकार की ऐसी उपाधियां दे दी जाती हैं जो दे दी जाती थी कि संविधान में उनका कोई वर्णन नहीं था। जैसे कहा जाता था पहले लेकिन 18 के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी ऐसी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी जो संविधान में वर्णित कानूनों के विरुद्ध हो, ठीक। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ें दी गई हैं उसको बता के इसके बाद में बताएंगे। जैसे पहले भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक, और दूसरा है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, ठीक, महावीर चक्र, ये सब आर्टिकल 18 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। और इनके अलावा कोई भी ऐसी उपाधि है जो लोगों को नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक। कोई भी उपाधि अगर आप दे, जैसे मान लीजिए पहले हिटलर, जैसे आप किसी गांव में अपने कहने लगते हैं कि हिटलर हो तुम, तो एक हिटलर उपाधि है, तो ऐसी उपाधियां गांव के किसी भी राज्य के किसी भी सदस्य को प्रदान नहीं की जाएंगी जो मौलिक अधिकारों के
विरुद्ध हों। जैसे पद्म परम भूषण हो गया, परम श्री हो गया पद्म, और भारत रत्न हो गया, परम महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ये समस्त उपाधियों को छोड़कर, ठीक है। और अन्य किसी भी उपाधि, कोई भी ऐसी उपाधि जो दी जा रही है तो वह उपाधि राष्ट्रपति के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, ठीक। आर्टिकल 18 हमें यह बताता है कि इन 4 उपाधियों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति को ऐसी उपाधि दी जाती है जो संविधान में वर्णित नहीं है तो वह उपाधि नहीं मानी जाएगी और वह खंडित कर दी जाएगी, ठीक। वह खंडित कर दी जाएगी। लेकिन नोट्स में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण करता है तो उसे विदेशों की जो उपाधि दी जाएगी तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर विदेशों की जो उपाधि होगी उसे ग्रहण करेगा, ठीक। नोट 13, कोई नागरिक अगर किसी भी देश की उपाधि अगर प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रपति की आज्ञा करता है तो उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी, ठीक। जैसे आर्टिकल 18 के अंतर्गत कहा गया है इन 4 उपाधियों को छोड़कर जो सेना द्वारा मुख्य रूप से कहा जाता है कि सेना के द्वारा उपाधि व्यक्ति को प्रदान की जाती है, उन उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि ऐसी है जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती है वह उपाधि नहीं मानी जाएगी, ठीक। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई उपाधि विदेश द्वारा किसी भारतीय को दी जाती है तो वह उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक रूप से लेगा, ठीक। तब वह उपाधि मानी जाएगी, अन्यथा वह भी उपाधि नहीं मानी जाएगी, ठीक। आर्टिकल 18 हो गया। फिर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की लगभग आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 इसमें 6 प्रकार की फ्रीडम का बताया गया है, जैसे 3, 4, 5, 6, ठीक। सबसे पहले आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसमें देखिए आर्टिकल 19 में 90F को हटाकर 44वें संशोधन द्वारा ठीक धन संबंधी प्रावधान था उसको हटा दिया गया था, ठीक। संबंधी प्रावधान जैसे संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 काम में रखा गया है। और आर्टिकल 19 में ही एक अनुच्छेद आर्टिकल F था, उसमें धन संबंधी प्रावधान था, ठीक। कि कोई भी व्यक्ति धन रखने का स्वतंत्र रूप से अपने पास धन रख सकता है, ठीक है। उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 काम में रख दिया गया। धन या संपत्ति एक ही बात है, ठीक। इसके बाद में आर्टिकल F और आर्टिकल 31 दोनों एक समान है, ठीक। उन दोनों को हटाकर आर्टिकल 44 में आर्टिकल 44 के तहत 1978 में हटाकर 300 काम में रख दिया गया, ठीक। वो कानूनी अधिकार बन गया। और आर्टिकल 19 में कौन कौन से अधिकारों का प्रावधान है? सबसे पहले है बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। आर्टिकल 19 हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान जाकर
किसी भी स्थान पर जाके अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता की हानि अगर नहीं हो रही है तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकता है। ठीक, ऐसा नहीं अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो उसमें तो वो जेल भेज देगा तुमको। ठीक, बोलने की फ्रीडम। आर्टिकल दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियार। शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण बिना हथियार, बिना हथियार। ठीक, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 19 ए हो गया, ए बी है। ठीक, आर्टिकल 19 बी के अंतर्गत हमें किसी भी स्थान पर, कोई भी ऐसा स्थान है जो जहाँ हम एक या दो लोग या अनेक प्रकार के चार पांच, मान लीजिए 4 या 5 समूह बनाकर एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 19 सी कहता है कि इसमें सभा भी लिख लीजिए, सभा। आर्टिकल 19 बी कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने लोगों के साथ एक साथ एकत्रित होकर एक सभा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। एक इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का ऐसा जो शांति को भंग करने के लिए बाध्य हो। ठीक, सिर्फ शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं और सभा बना सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। ठीक, और सी कहता है कि, सी कह रहा है कि भय, सॉरी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 19 कहता है कि 19 सी के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्तियों के द्वारा संघ बनाने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति पहले सभा बना के फिर इसके बाद में अनेक व्यक्तियों का एक संघ बना सकता है। ठीक, बनाने के लिए फ्री है, लेकिन ये और ये दोनों एक समान है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने के लिए ठीक सभा बना सकता है और बिना हथियार के। इसके बाद में संघ बना सकता है, सभा बनाने के बाद वह संघ बनाने के लिए फ्री है, लेकिन बिना हथियार के। ठीक, आर्टिकल 19 सी कहता है। और डी इसके लिए कहता है देश के किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए फ्री, जाने के लिए स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 19 में डी में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के किसी भी विभाग में पूरे इंडिया के ठीक, इंडिया के किसी विभाग में अगर वो यहाँ रह रहा है तो यहाँ रह रहा है, तो अगर वो यहाँ जाना चाह रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, तो और फिर यहाँ आने के बाद ठीक जा रहा है, तो आर्टिकल 19 के डी के अंतर्गत वह किसी भी राज्य के किसी भी विभाग में जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल डी के तहत किसी भी क्षेत्र में आवागमन, मतलब किसी भी क्षेत्र में देश के आ सकता है, चाहे वो एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चेन्नई हो, केरल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अगरतला वो नागालैंड हो, और अरुणाचल प्रदेश हो, हैदराबाद हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, किसी भी भारत के भाग में जा सकता है और आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल डी ई के अंतर्गत। ठीक, और किसी भी देश में निवास करने के लिए फ्री, किसी भी
देश के भाग में निवास करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक, कहा गया है कि राज्य का अगर कोई भी सदस्य, मान लीजिए यूपी के अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो वह रह सकता, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह प्रावधान था, पहले नहीं हुआ। पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले यह प्रावधान नहीं था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं भी रहता था। मतलब 31 अक्टूबर 2019 में यह प्रावधान किया गया जम्मू कश्मीर में भी भारत का कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन इससे पहले यह प्रावधान नहीं था। ठीक, और इसके बाद में आर्टिकल ई इसकी समीक्षा करता है, 19 के अंतर्गत इसकी समीक्षा की गई है। और आर्टिकल जी एफ तो ये है, इसको हटा गया था, जैसे ई एफ इसको संपत्ति था, संपत्ति संबंधी प्रावधान, इसको हटा दिया गया। क्यों? ठीक, अब है व्यवसाय व्यापार संबंधी प्रावधान। ठीक, जी है, जी फॉर गुड्स, जी पर व्यापारी की बात है। कहा गया, इसमें भी कहा गया कि कोई भी भारत का अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से व्यापार कर रहा है तो वह फिर स्वतंत्र है, कर सकता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं। लेकिन राज्य के द्वारा कोई भी अगर ऐसे कर हैं उसे वहन करने पड़ेंगे सीमा शुल्क। ठीक, अब आर्टिकल 19 हो गया, उसके बाद 19 के बाद सबसे पहले 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अब हम पहुंच गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, ये बताना भूल गए, बता रुक चाहिए, इसको बता दें कि कौन से अधिकार कितने अनुच्छेद के अंदर कौन सा अधिकार है। ठीक है, जैसे 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार था। ठीक, इसको तो हम पढ़ चुके पूरा, इसको तो पूरा पढ़ चुके। अब हम शुरू किए हैं 18 से, नहीं 19 से, 19 से, और 19 से है 23 तक, 22 तक, 19 से 22 तक स्वतंत्रता, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 19 को पढ़ दिया है पूरा, अब हम 20 को पढ़ेंगे, फिर 21 को पढ़ेंगे, फिर 22 को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 क्या बता रहा है? आर्टिकल अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधी संरक्षण। ठीक, आर्टिकल 20 क्या कहता है और इसमें इसके अंतर्गत किन किन प्रावधानों को बताया गया। ठीक, आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक, इसमें 3 प्रकार की फ्रीडम है जो व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसे सबसे पहले एक प्रकार की सजा, जैसे एक बार सजा, मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिली है, वह सजा काट लिया, किसी भी ऐसे अपराध किया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो उसके लिए वह सजा एक बार काट चुका है। ठीक है, और दोबारा अगर कोई न्यायाधीश आ गया है, ठीक है, तो उसको अगर ये नहीं मालूम कि यह व्यक्ति के द्वारा ये सजा काट ली गई है तो उसे फिर सजा वही दे दी गई है। ठीक है, फिर उसके द्वारा वही सजा सुना दी गई है, तो यह आर्टिकल 20 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसे एक किस्सा है, कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, नहीं, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च के न्यायालय द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, और उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया गया था, और फांसी पर लटकाते समय जो फांसी का फंदा होता है वह टूट गया और वह नीचे गिर गया,
और ये कहा गया कि उसको दोबारा से फांसी दी जाए। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत, जिसमें 20 के ए में यह कहा गया है कि सिर्फ एक बार उसके अपराध के लिए सज़ा मिल सकती है। ठीक, तो उसको एक बार तो फांसी हो गई थी, फांसी के फंदे तक पहुंच गया था और वह अपने अपराधों की सज़ा को मतलब कि उसे मिल गई थी, वो ले लिया था, तब उसका फंदा टूटा। अब तो गलती उसकी तो है नहीं, गलती तो है जिसने फांसी पर लटकाया उसको। तभी यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसको एक बार सज़ा मिल चुकी है जो उसने अपराध किया है, उसको उसके अपराध के लिए दोबारा उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक, तो एक बार के लिए एक बार सज़ा, ठीक, का प्रावधान। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है उसको सिर्फ एक बार जो अपराध किया उसी के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, दोबारा उस अपराध के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के आधार पर सज़ा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर जो अपराध किसी भी व्यक्ति के द्वारा 2019 में किया गया है और 2019 में अगर किसी भी कानून में जो व्यवस्था की गई है कि इस अपराध के लिए इस व्यक्ति के द्वारा ये सज़ा मिलेगी, जैसे मान लीजिए अगर कहा गया है कि 76 है 376, ठीक, धारा 376 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा अगर रेप किया गया है तो उसे फांसी नहीं, मान लीजिए उम्र कैद, ठीक, उम्र कैद दे दी जाएगी। अब 2019 तक यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति उसका अगर लड़की का रेप करता है तो उसे उम्र कैद मिलेगी। और फिर 2021 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अगर अपराध करेगा तो उसे फांसी। ठीक, अब कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति 2019 के तहत जो सज़ा पा चुका है उस व्यक्ति को 2021 के आधार पर सज़ा मिलेगी। तो ये सब खंडित आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा गया है, इसमें प्रावधान बी में। ठीक, तो इसका खंडन आर्टिकल 20 कर रहा है। अब कोई भी इस 20 के सी में कहा गया है, मान लीजिए ए और बी और सी, ठीक, 3 है। कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। मान लीजिए किसी भी ऐसे अपराध को कोई व्यक्ति किया ही नहीं और झूठा उस पर मुकदमा लिखा दिया गया है और पुलिस बल के आधार पर उसे यह कहने के लिए कहा जाए कि यह अपराध हमने किया है, तो न्यायालय में किसी कारणवश वह पुलिस बल के डर से कह देता है और उसे सज़ा मिल जाती है। तभी आर्टिकल 20 के सी में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति है अगर उसने कोई भी जुल्म किया है या अपराध किया है तो उसके द्वारा जो गवाही होगी वो न्यायालय में नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब 20 हो गया 21। आज फ्री दोस्तों हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टडी विद आंसू को सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड शेयर। अब आर्टिकल 20 हो गया 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, इसमें कहा गया है इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, जैसे जल पानी की स्वतंत्रता। ठीक, और इसी में कहा गया 21 का के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक, शिक्षा का प्रावधान। इसको बहुत बार पूछा गया कि किस आर्टिकल के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल अभी भी पूछा था, जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था कौन सा मौलिक अधिकार तथा
DPSP मूल कर्तव्य है जो बच्चों की शिक्षा के प्रति व्याख्यान करता है। तो उसमें आर्टिकल 21 था और आर्टिकल 45, ठीक, दोनों ही बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के विषय में चर्चा करते हैं। तो दोनों को मिलाकर पूछ लिया था, ठीक है। और 2002 में यह प्रावधान किया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कहा गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अपने जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति सरकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के प्राण व जीवन संबंधी बनाया गया है और उनका हनन कर रहा है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकता है व्यक्ति, ठीक। कि कोई भी ऐसा कानून है जो व्यक्ति के जीवन संबंधित या वातावरण संबंधित है, जो व्यक्ति को हनन पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे जल, किसी भी राज्य के द्वारा अगर स्वच्छ जल नहीं उपलब्ध कराया जाता है या किसी भी प्रकार की जल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो उस राज्य के नागरिक होंगे तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह अपील कर सकेंगे कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाएंगे और आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह बात कहेंगे कि हमारे राज्य में हमारे लिए जल की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय आर्टिकल 21 के तहत दिया जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण, अगर किसी भी राज्य के द्वारा अगर किसी भी राज्य के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जा रही है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, तो वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है उसके आधार पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ठीक। और इसके आगे अंतिम है 22, आर्टिकल 21 हो गया 22, ठीक। आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसके बाद हम अपनी क्लास समाप्त करेंगे। 22, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 कहता है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 22 यह बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण, एक तरफ गिरफ्तारी भी है और दूसरी तरफ व्यक्ति की सेफ्टी भी है, ठीक है। कहा गया है कि किन किन दशाओं में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और किन किन दशाओं में उसकी सुरक्षा की जाती है, ठीक। तो इस आर्टिकल 22 के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान हैं। जैसे पहला, हिरासत लेने का कारण बताना। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध किए हैं जो नगण्य है, मतलब कि जिनको अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह बताना नहीं है कि वह किन कारणों से उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अपराध ऐसे जो हैं उनका कारण नहीं बता सकता, बाकी अन्य किसी भी अपराध के मामले में अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कारण अगर वह व्यक्ति पूछ रहा है तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत इन कार्यों का निर्वाह कर रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 22 के अंतर्गत बी में है, ए में प्रावधान है और ये बी में, ठीक। कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है उसने और पुलिस बल के आधार पर न्यायालय के समक्ष जाता है, तो रास्ते में जो उसके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो रास्ते में ले जाने और लाने में जो समय अवधि खर्च हुई है उसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष या न्याय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक रूप से होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि तुमने आज किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है, मान लीजिए पुलिस के अधिकारियों ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, वो कह रहा है कि हम 10 दिन अपने जेल में रखेंगे फिर ले जाएंगे, नहीं, उसको 24 घंटे के अंतर्गत ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके बाद में है अपने पसंद के वकील से सलाह लेना। अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के द्वारा
या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद वह व्यक्ति अपने पसंद के वकील से अपने इस मैटर के संबंध में चर्चा कर सकता है और सलाह ले सकता है। इस मामले में आर्टिकल 22 के तहत वह फ्री है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ना न्यायालय द्वारा ना पुलिस प्रशासन के द्वारा। वह इस मामले में चर्चा कर सकता है, अन्य किसी मामले में चर्चा करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आज दोस्तों हम बस सिर्फ 2 अधिकार बताए हैं और उसकी प्रस्तावना किस किस कहाँ कहाँ से मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके आगे कल हम अपना चैप्टर समाप्त करेंगे और फिर DPSP पढ़ाएंगे। ठीक है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।